नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे चर्चा कर रहा हूं वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र की अगर किसी आर्किटेक्ट के सामने या इंजीनियर के सामने बात करो या भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए क्वालिफाइड लोगों के सामने बात करो तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है। दरअसल पोंगा पंडितों ने वास्तुशास्त्र को इतना अजीबोगरीब बना दिया है कि इसमें बताए हुए सिद्धांत अधिकतर तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जैसे कहा जाता है कि अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है तो वहां लालटेन लटका दीजिए, अगर आपके बेडरूम में छत के ऊपर बीम आ रही है तो वहां बांसुरी लटका दीजिए, अगर आपको सुख समृद्धि प्राप्त करनी है तो घर में लाफिंग बुद्धा की एक मूर्ति लगा दीजिए। क्या यही वास्तुशास्त्र है? कदापि नहीं। हजारों साल पहले से भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में। हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले भी तो लोग इमारतों में रहते थे और इसके सबूत हैं वो किले, वो महल जो दक्षिण भारत में भी 8-8, 10-10 मंजिल के मंदिर आपको दृष्टिगोचर होते हैं, और राजस्थान के जोधपुर में भी, जयपुर में भी, जैसलमेर में भी बड़े बड़े किले आपको दिखाई देते हैं। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, इन सब की आप परिकल्पना कीजिए किस तरीके से इमारतें बनाई गई होंगी। केदारनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर, और हिमाचल में और उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर पहाड़ की ऊंचाइयों पर बने हुए हैं। अब सोचिए कि तब क्रेन नहीं थी, बड़े बड़े वाहन नहीं थे, कैसे निर्माण कार्य के लिए पत्थर ऊपर ले जाए गए, निर्माण सामग्री ऊपर ले जाई गई। तब कंप्यूटर एनालिसिस नहीं था, कैड जैसे सॉफ्टवेयर नहीं थे ड्राइंग्स तैयार करने के लिए। फिर भी दक्षिण भारत के 6 मंजिला 7 मंजिला मंदिर कैसे निर्मित किए गए। अजंता एलोरा में किस प्रकार से मूर्तियां तराशी गई। तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है मुश्किल से 100 साल पुराना है, और मॉडर्न आर्किटेक्चर की और इसमें बताए गए तरीकों की, एयर कंडीशनिंग की, ECBC यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की, ग्रीन बिल्डिंग की, सारी धज्जियां उड़ गईं जब महामारी फैली। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर एयर कंडीशनर बंद कर दिए गए। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हॉस्पिटल्स में एयर कंडीशनर चलाने की मनाही थी, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न वायरसेस, ये बड़ी तेजी से फैलता है अगर वही हवा आप बार बार सर्कुलेट कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र में न सिर्फ निर्माण के तरीके बताए गए थे, बल्कि ऊर्जा की प्राकृतिक स्रोतों का कैसे दोहन करना है, कैसे उनका सदुपयोग करना है, वो सारी बातें भी विस्तार से थी। पुराने जमाने में पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए बिजली की पंप या बिजली की मोटर नहीं थी, लेकिन अगर आप राजस्थान के किले देखो तो अधिकतर ऊंचाइयों पे बनाए गए हैं। तो कैसे पानी जाता था वहां, कुएं से कैसे पानी निकाला जाता था, कैसे रहट के द्वारा उसको ऊपर पहुंचाया जाता था।
कैसे गुजरात में स्टेप वेल्स, 5-5, 6-6 मंजिले कुएं बनाए गए थे, किस तरीके की उसमें नक्काशी की गई है, किस तरीके का निर्माण कार्य किया गया है, ये हमारी गजब की वास्तुकला का उदाहरण पेश करती हैं ये चीजें। अब चर्चा करते हैं परंपरागत वास्तुशास्त्र की। लगभग हर पब्लिशर की किताबें आपको दिखाई दे जाएंगी जो उन्होंने वास्तुशास्त्र में छापी हैं, जिसमें बताया गया है कि साउथ वेस्ट में आपको कुआं नहीं बनाना है, किचन साउथ ईस्ट में बनानी है, नॉर्थ ईस्ट खाली रखना है, साउथ वेस्ट भारी रखना है, दक्षिण में यम की दिशा है, किस तरह बैठकर आपको अपने ऑफिस में अपने ग्राहक या अपने क्लाइंट से बात करनी है, नॉर्थ ईस्ट में पानी की व्यवस्था रखनी है, अगर कुछ आपका माल बिक नहीं रहा तो उसकी स्टोरेज साउथ वेस्ट में बनाइए, जिसको हम वायव्य कोण बोलते हैं, ताकि फटाफट माल वहां से हवा के साथ उड़न छू हो जाए। इस तरह की परिकल्पनाएं कालांतर में वास्तुशास्त्र के नाम पर परोसी जाने लगी और लोगों का ऐसा विश्वास हो गया कि बिल्डिंग प्लान तो आर्किटेक्ट से बनवाएं और वास्तु के बारे में राय पंडित से ले, उस पंडित से जिसका यह भी पता नहीं कि वो 12वीं जमात पास है कि 10वीं जमात पास, जिसने 100-150 रुपए की पटरी पे बिकने वाली वास्तुशास्त्र की किताबें पढ़ ली, पंचभूत के बारे में समझ लिया और उन किताबों में जो लिखा था उसको कंठस्थ कर दिया। क्या इसी तरीके की पोंगापंथी हमारे वास्तुशास्त्र में है? फिर ये बड़े बड़े भवन, बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी मस्जिदें किस प्रकार से बनाई गई? रीइंफोर्समेंट कंक्रीट यानी प्रबलित कंक्रीट, जिसमें कंप्रेशन लेने की जिम्मेदारी कंक्रीट की होती है और टेंशन लेने की जिम्मेदारी लोहे यानी रीइंफोर्समेंट की होती है। इसका इन्वेंशन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, मुश्किल से शायद 100 साल। तो ये जो इमारतें खड़ी हैं 700 साल से, 600 साल से, इनमें तो लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। इनमें भी बड़े बड़े हॉल हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। किस प्रकार से ये इमारतें बनाई गई? तब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज नहीं थी। किस प्रकार से जमीन में गड्ढा खोद के उसमें पानी भर के उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उस पानी की परिस्थिति देखकर जमीन की भार उठाने की शक्ति यानी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का सटीक अंदाजा लगाया जाता था। दोस्तों, अब समय ऐसा आ गया है कि ग्रीन बिल्डिंग के नाम पर होने वाले फ्रॉड, ईसीबीसी के नाम पर होने वाले फ्रॉड और ऐसी धारणा कि अगर आपको हवा को ठंडा रखना है या सर्दी में हवा को गर्म करना है तो आपको एयर कंडीशनिंग पर डिपेंड करना पड़ेगा, वायु को शुद्ध करना है तो उसके लिए एयर प्योरीफायर लगाने पड़ेंगे। इन चीजों से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको आप कमरों के अंदर लगा सकते हो और कमरों की वायु को शुद्ध कर सकते हैं? स्नेक प्लांट है, सेंसिवेरा बोलते हैं इसको आप कमरों के अंदर लगा सकते हो। एक सबसे कॉमन पौधा मनी प्लांट बड़ी तेजी से वायु शुद्ध करता है। तरह तरह के फर्न, जिसमें पाम भी शामिल है, इसके पौधे आपकी वायु को शुद्ध करते हैं। रबर प्लांट आपकी वायु को शुद्ध करता है।
आमतौर पे वास्तुशास्त्र में कुछ किताबों में बताया गया है कि स्नेक प्लांट को घर में नहीं लगाना है। यह धारणा गलत है। पुराने जमाने में आप देखिए, जहां भी शहर बसाए गए वहां पर लोकल पेड़ लगाए गए। जैसे दिल्ली में, अगर आप पुरानी दिल्ली में जाइए, आपको जामुन के पेड़ दिखाई देंगे, जगह जगह नीम के पेड़ दिखाई देंगे, पीपल के पेड़ दिखाई देंगे, बरगद दिखाई देगा, जिनकी फॉलिएज घनी है। ये ना सिर्फ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि आसपास की धरती को धूप की तेजी से भी बचाते हैं। क्या आप सड़कों पर एयर कंडीशनर लगा सकते हैं? क्या आप वायु शुद्ध करने के लिए, जैसे दिल्ली में जगह जगह हमने देखा है, एयर प्योरीफायर लगा दिए गए बड़े बड़े, कितनी एयर प्योरीफाई करेंगे एयर प्योरीफायर? लेकिन पेड़ों की जो फॉलिएज है, पेड़ों का जो घनत्व है, ये ना सिर्फ धूल मिट्टी को रोकता है बल्कि इसके संपर्क में जितनी भी वायु आती है उसी कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। वास्तुशास्त्र में इस तरह की ढेरों बातों को बड़े विस्तार से बताया गया है। वास्तुशास्त्र में क्यों कहा गया है कि दक्षिण यम की दिशा है? दरअसल सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है और दक्षिण से गुजरता हुआ जाता है। मैक्सिमम समय सूरज दक्षिण में पूरी तेजी पे होता है। तो पुराने जमाने में जब एयर कंडीशनर नहीं थे, पंखे तक नहीं थे, तो इसलिए कोशिश की गई कि दक्षिण में खिड़कियां ना खोली जाएं और उत्तर में या पूर्व में या उत्तर पूर्व में या दक्षिण का वो हिस्सा जो पूर्व के कॉर्नर पे आता है, वहां हम खिड़की बना सकते हैं। साउथ वेस्ट और साउथ में खिड़कियां रखने की मनाही की गई ताकि डूबते हुए सूरज की या दिन के सूरज की किरणें घर के अंदर ना आए, कमरा गर्म ना हो। बड़े बड़े बरामदों की परिकल्पना इसलिए की गई थी, आप देखिए पुरानी इमारतों में बड़े बड़े बरामदे और बीच का स्थान खुला, जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं वास्तुशास्त्र में, उसको खुला रखने की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्म स्थान को खुला रखने की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि हवा का सही प्रकार से आवागमन हो। बाहर से शुद्ध वायु अंदर आएगी, कमरों से गुजरेगी, बीच के ओपन कोर्ट में ब्रह्म स्थान से कमरों से गुजरती हुई, गर्म होती हुई ब्रह्म स्थान में पहुंचेगी और सीधी हवा में ऊपर आकाश में चली जाएगी। तो आपके कमरों का नेचुरल वेंटिलेशन इस हवा के आवागमन से हो गया। आज बड़े बड़े ऑफिसों में कई इस तरह की कठिनाइयां देखने में आई, जहां पर फोटोस्टैट मशीनें चल रही हैं, प्रिंटर्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं, वहां पर जहां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो गई। पता चला जो फोटोस्टैट मशीन है, जो प्रिंटिंग मशीन है, वो हवा में छोटे छोटे पोल्यूटेंट छोड़ती है और इतने छोटे माइक्रोन के पोल्यूटेंट्स हैं, वो एयर कंडीशनिंग के डक्ट के जरिए पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। अगर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में आप बैठे हैं, अगर तीसरी मंजिल पे कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो पांचवी मंजिल पे कमरों में उसकी स्मेल आ जाएगी। तो एयरबोर्न डिजीज, वायरसेस, तरह तरह की बीमारियां जो हवा के आवागमन से, हवा के सही परिचालन से हम खत्म कर सकते थे, वो आर्टिफिशियल एयर सर्कुलेशन से हमने उनको बढ़ावा दे दिया। वास्तुशास्त्र में सभी प्रकार की नियमों का विस्तार से समझाया गया था। यह बात सही है कि उसमें
देवी देवताओं का सहारा लिया गया, बताया गया कि वास्तु पुरुष आपकी धरती में कैसे विराजमान है, यम का वास कहाँ है, इंद्र का वास कहाँ है, और अन्य देवी देवताओं के लिए, सबके लिए दिशा निर्धारित की गई, ताकि लोगों को समझने में सरलता हो। तो जिनका परिचय हिंदू देवी देवताओं से नहीं है, दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, तो क्या वास्तुशास्त्र उनकी मदद नहीं करेगा? क्या आप हवा में किसी प्रकार की कोई सुगंध छोड़ते हैं या दुर्गंध छोड़ते हैं, तो जिसने वो सुगंध या दुर्गंध हवा में छोड़ी है उसे तो मालूम है, तो क्या बाकी लोगों को नहीं आएगी? उनको भी पता चलेगा। तो वही बात वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत, वास्तुशास्त्र में बताई गई सारी बातें उन सबका भी फायदा करेंगी जो हिंदू धर्म के नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानते हो। सूरज उनके लिए भी वही है, चंद्रमा उनके लिए भी वही है, कॉस्मिक एनर्जी उनके लिए भी वही है, मैग्नेटिक फोर्सेस उनके लिए भी वही है। वास्तुशास्त्र में विशेष रूप से बताया गया है कि आपको सोते समय कौन सी दिशा में सर रखना है। हमारे शरीर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हमारे धरती में मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे शरीर की मैग्नेटिक फील्ड और धरती की मैग्नेटिक फील्ड में आपस में अगर तालमेल होगा तो हमें ना सिर्फ बेहतर नींद आएगी, बल्कि जब सुबह उठेंगे तो पूरी स्फूर्ति में उठेंगे। वास्तुशास्त्र की कुछ और बातों की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। शुभकामनाएं। नमस्कार।